इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे हम घर में हैं, घर को भी मैनेज करने के लिए कोई चाहिए। वुमेन मैनेज करती है घर को। अगर आप कोई डॉक्टर हो तो भी आपको वहाँ पे मैनेज करने के लिए कोई चाहिए। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेज की जाती हैं, हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की जाती है या बाकी के फंक्शंस को किया जाता है, वो सब कुछ मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है। इसके लिए मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं। अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन में हमने बात की है कि चीज़ों को करने का एक प्रोसेस है ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो। और इस डेफिनेशन में हमने तीन कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं जिनको हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है स्टेप्स लेना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप 3 क्या रहेगा, स्टेप 4 क्या रहेगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि एक सीरीज ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं ताकि हम काम को प्रॉपरली कर सकें। जैसे हम कहते हैं सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर नंबर 2 पे ऑर्गेनाइजिंग होती है, नंबर 3 पे स्टाफिंग का फंक्शन आ जाता है, नंबर 4 पे डायरेक्टिंग आ जाता है, नंबर 5 पे कंट्रोलिंग आ जाता है और कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि हमें टास्क को फिनिश करना है, अपने गोल को अचीव करना है और इसके अंदर ये मैटर नहीं करता हमने कितनी वेस्टेज की है, कितनी हमें कॉस्ट आई है। हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। सिर्फ हमारा जो मेन एम है वो यही रहता है कि हमारा जो टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। अब एफिशिएंसी में हम बात करते हैं कि टाइम पे काम भी हो जाए और चीज़ों की वेस्टेज भी ना हो, हर चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। अब इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि काम अगर टाइम पे हो रहा है लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर भी हमें इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अगर हम दूसरी बात करते हैं, हम रिसोर्सेज को तो प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं लेकिन काम जो है वो टाइम पे नहीं हो पाता, तो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या है, टास्क को कंप्लीट करना टाइम पे। हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, वो मैटर नहीं करता। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंड रिज़ल्ट को अचीव करने का है। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या है, टास्क को कंप्लीट करना, कम कॉस्ट में अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, और टास्क को अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो वो कम से कम कॉस्ट में कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंडक्ट करता है। यहाँ पे हम कॉस्ट को कंसीडर करके चलते हैं कि अगर हमने टास्क को कंप्लीट करना है तो उसके अंदर हमारी रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है। कौन सी एक्टिविटीज़ जो करनी चाहिए, को किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म किया जाना चाहिए, ये मैनेजर डिसाइड करता है ताकि गोल्स को अचीव किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं
मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये हर जगह पे यूज़ की जाती है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एक क्लिनिक है, चाहे वो घर है या कोई शॉप है। इवन अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, चाहे इंडिया है, यूएसए है, जापान है, हर कंट्री में भी ये यूज़ की जाती है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी घर जो है वो प्रॉपरली नहीं चल सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है एक ही काम किया जाना चाहिए, सिर्फ एक ही तरह की एक्टिविटी को किया जाना चाहिए, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। मेनली हम बात करते हैं तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका काम क्या है, अपने टास्क को परफॉर्म करना, एक्टिविटीज़ को करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हम किसको बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंसी के साथ काम पूरा करवाना है लोगों से, तो उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ पीपल की का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब एक्टिविटीज़ करना, अगर हमारा प्रोडक्शन साइकिल चल रहा है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करना। हम बाय कर रहे हैं गुड्स को, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में, असेंबलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब कुछ किस में आ जाता है, ऑपरेशंस में आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या आ जाता है, एक तरह से प्लानिंग आ जाती है, व्हाट हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल हैज़ टू बी डू इट। हमने सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क किया था, लेकिन हमने उसकी एग्जाम्पल्स को मिस कर दिया। स्कूल का काम क्या है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमने यही पढ़ा है ना कि टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं, अपने गोल्स को परफॉर्म करना है। डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट हम पॉइंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि ये कभी ख़त्म नहीं होता, एक के बाद दूसरा फंक्शन आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद फिर से पहला फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने जैसे पहले किया कि प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, देन कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग। इस तरह से ये प्रोसेस चलता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, कि एक तरह से टीम वर्क है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। फाइनेंस को कौन हैंडल करेगा, मार्केटिंग को कौन हैंडल करेगा, प्रोडक्शन को कौन हैंडल करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है तो उनकी जगह पे कौन आएगा। तो हर बंदे का ऑर्गेनाइजेशन में एक अपना रोल होता है, विदाउट ग्रुप ये काम कोई भी एक बंदा नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट को अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करना है मार्केट में, तो उसकी मैनेजमेंट को भी उसके अपने गोल्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज करने पड़ेंगे। उसको टाइम टू टाइम अपडेशंस लेके आने पड़ेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ नई नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा, डेटा किस तरह से मैनेज करना है ये सब कुछ देखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटैंजिबल, कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं हम इनको फील कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करने हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन को हम हाथ लगा के नहीं देख सकते, हम ये देख सकते हैं कि हाँ यहाँ की अच्छी कोऑर्डिनेशन है या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है टीम में, ये हम कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो मेन मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की।
मैनेजमेंट का मेन फोकस किस पे रहता है? एक सर्वाइवल पे। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि अगर किसी टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अर्न नहीं कर पा रही, डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए मार्केट में। जैसे कि कोरोना वायरस का टाइम आया था, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो थे, स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो थे, वो शट डाउन हो गए थे, वो बंद हो गए थे। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे थे कि वो सरवाइव करते रहे थे। क्यों सरवाइव करते रहे थे? क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो उस टाइम पे भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉफिट्स को अर्न करना। बुरे वक्त में वो तभी सरवाइव कर पाएगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर वो किसी टाइम पे अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी। तो इसीलिए प्रॉफिट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी। और थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं ग्रोथ। किसी भी बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना पड़ता है, उसको ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की सक्सेस जो है वो उसकी ग्रोथ से ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें सोसाइटी के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी ने इसको लैंड दी है, अपने रिसोर्सेज दिए हैं, जिसके ऊपर बिजनेस खुद को ग्रो कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है। अब उसी के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूमर्स के बारे में सोचना चाहिए, उसको क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को टाइमली टैक्सेस वगैरह पे करते रहना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना चाहिए। जो भी लोग एनजीओज़ वगैरह जो है वो ओपन करने चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन वगैरह इंक्रीज़ हो, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये एम्प्लॉयज़ के लिए आ जाता है कि उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए, उनको रेगुलर इंक्रीमेंट्स वगैरह मिलने चाहिए, उनको ग्रोथ के चांसेस मिलने चाहिए, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड होनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोलीग्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट अच्छी होएगी तो काम हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन में, पहला पॉइंट आ जाता है इफेक्टिवली होगा, दूसरा एफिशिएंसी से होगा, तीसरा एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, पांचवा हम बात करते हैं ग्रुप गोल्स को अचीव होने में हेल्प होएगी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे सबके, प्रॉफिट्स जो है कंपनी अच्छे से जनरेट करेगी, कहीं ना कहीं सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होएगी इससे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज अ आर्ट और अ साइंस। ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, तो बच्चों को इसका आंसर लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके आंसर में हम यही लिखेंगे कि मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू। उसके बाद हम आगे लिखना शुरू कर देंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, उसके पॉइंट्स। फिर उसके बाद हम लिखना शुरू कर देंगे मैनेजमेंट एज अ आर्ट, उसके पॉइंट्स, क्योंकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आर्ट भी है और कहीं ना कहीं साइंस भी है। पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसको साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिस तरह से साइंस में भी किया जाता है। लेकिन साइंस में और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? वो सेकंड पॉइंट आ जाता है कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। कि अगर साइंस की बात आती है तो लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो भी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही बनते हैं। तो इस वजह से ये भी पॉइंट जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी।
अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनकी रिएक्शंस, उनके केमिकल्स किस तरह से कितने मिलाने, कौन सी रिएक्शन बनेगी, वो सेम रहते हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये हर जगह के हिसाब से कहीं ना कहीं मॉडिफाई होते रहते हैं। इंडिया में कुछ और प्रिंसिपल्स चलते हैं, अगर हम यूएस में चलते हैं तो प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फीचर जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें भी अब सबसे पहला पॉइंट यही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आर्ट में भी कुछ स्किल्स मैटर करती हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज जो है वो मैटर करती है। तो ये फीचर जो है वो वैलिड कर रहा है दोनों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज मैटर नहीं करते, एक आर्टिस्ट के पास कुछ स्किल्स, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। कोई भी म्यूजिशियन है, सेम राग्स को लर्न करके वो डिफरेंट डिफरेंट वे से अप्लाई करते हैं अपनी पर्सनल नॉलेज के अकॉर्डिंगली। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी लोग सेम पढ़ते हैं लेकिन उनको अपने तरीके से अप्लाई करते हैं, इसलिए आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक आर्टिस्ट है, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो उसकी स्किल्स जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती रहती हैं। तो उसी तरह से मैनेजमेंट भी है, जैसे जैसे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे अंदर मैनेज करने की कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो आर्ट का फीचर है ये मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कि अब एक प्रोफेशन है, उसके अंदर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। एक डॉक्टर है, उसकी भी स्किल्स हैं। अगर कोई लॉयर है, उसके पास भी अपनी स्किल्स है, मतलब उनके पास भी नॉलेज है। तो अगर मैनेजमेंट है, उसमें भी स्किल्स की ज़रूरत है, उसके अंदर भी प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से मैनेज करना है इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी बंदे ने डॉक्टर बनना है तो उसके पास डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, किसी ने लॉयर बनना है तो उसके पास भी उसकी अपनी एडवोकेट की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री हो, लेकिन आजकल हाँ ऐसे हो रहा है कि एमबीए वालों को प्रेफर किया जा रहा है मैनेजर्स के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला फीचर जो है वो पार्शली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अगर किसी ने सीए बनना है तो उसको एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट में आना है तो इस तरह से कराना जो है वो अभी ज़रूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फीचर जो है वो प्रेजेंट नहीं करता मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स की। किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए कुछ एथिकल कोड्स फिक्स किए जाते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, या फिर कुछ और एथिकल कोड्स हो सकते हैं जो कि ये वाले जो कोड्स हैं ये, और हर प्रोफेशन में डिफरेंटली ये कोड्स होते हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या कहती है कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए इंडिया के मैनेजर्स के लिए, लेकिन लीगली ये कंपलसरी नहीं है कि मैनेजर्स को AIMA में रजिस्टर कराना है खुद। क्योंकि अगर किसी ने सीए बनना है तो उसको भी इंस्टीट्यूट में भी रजिस्टर कराना पड़ता है, अगर किसी ने डॉक्टर बनना है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन मैनेजर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के फीचर्स उसमें मैनेजमेंट में आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन का सिर्फ एक ही फीचर आता है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है, और बाकी के फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट हो जाती है कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, जिसके अंदर सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं। कौन कौन आता है इसमें?
चेयरमैन आ सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ आ जाते हैं। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ जाते हैं। मतलब जितने भी चीफ ऑफिसर या बड़े बड़े ऑफिसर्स, मैनेजर्स है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। डायरेक्टर्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। जो भी लोग इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। मेन फंक्शन क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का? पहला पॉइंट हम बात करेंगे, डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, वो सब देखना रहता है। मतलब प्लानिंग करना, पॉलिसीज को फ्रेम करना, वो आ जाएगा। ऑर्गेनाइज करना एक्टिविटीज़ को, जो कि मिडल लेवल के लोग, मिडल लेवल मैनेजर्स जो उसको परफॉर्म करेगी। फिक्स्ड एसेट्स को, फाइनेंस को, सारी चीज़ों को, सारे रिसोर्सेज को असेंबल करना इनका काम रह जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरवाइव करती रहे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो जॉब है ये स्ट्रेसफुल होती है। एम्प्लॉयज़ जो है वो घर पे चले जाते हैं, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो फिर भी अपना काम करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स की। इसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट हेड आ जाएगा, फाइनेंस मैनेजर आ जाएगा, मार्केटिंग हेड आ जाएगा। मतलब जितने भी हेड्स आएंगे, डिपार्टमेंट के हेड्स आ जाएंगे इसके अंदर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट आ जाएगा। इस तरह के लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ताकि प्लान्स वगैरह जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि प्लान्स वगैरह बनाने का, और मिडिल लेवल का काम क्या है, एग्जीक्यूशन करवाने का। इनका मेन फंक्शन क्या रहेगा, पॉलिसीज जो भी टॉप लेवल ने फ्रेम की है उन सभी को ये इंटरप्रेट करे, उन सभी को एग्जीक्यूट करे। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज कराना है, ये डिपार्टमेंट के हेड की ड्यूटी रहेगी। किस बंदे को अपॉइंट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, ये भी उनके अंडर आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट करना, उनकी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कोऑपरेट करना दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन है? टॉप लेवल मैनेजर्स। उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल भी कहते हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, क्लर्क आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव्स आ जाएंगे, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स आ जाएंगे। इस लेवल के लोग जो हैं उन सबको एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है जो भी टॉप लेवल ने या मिडल लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। अब इनके फंक्शंस क्या आ जाएंगे कि जो भी ग्रीवियंसेस है वर्कर्स के, वो मिडल लेवल मैनेजमेंट के पास लेके आए। हो सकता है एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इनके पास आएंगे और ये लोग मिडल लेवल मैनेजमेंट के पास जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि सुपरवाइजर्स वगैरह आ रहे हैं इसमें, तो सुपरवाइजर्स का काम क्या है कि एम्प्लॉयज़ को गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाए। इनकी ड्यूटी है कि ये ट्राई करें कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रह पाए। अगर प्रोडक्शन हो रही है तो वेस्टेज वगैरह कम हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रख पाएँ, इंटरेक्ट करें एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की पहला फंक्शन आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। किस चीज़ को कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब किया जाएगा, ये सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि प्लान्स हमारे बन जाते हैं, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कराना है। वर्किंग फ्रेमवर्क को डिसाइड करना, वो सब इसमें आ जाएगा कि कौन किस पोस्ट पे रहेगा, किसकी क्या डेजिग्नेशन रहेगी, किसकी कितनी अथॉरिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, हर किसी के बारे में ये डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है स्टाफिंग का, जिसके अंदर देखा जाता है किसको रिक्रूट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको ड्यूटीज़ असाइन करनी है। स्टाफिंग में ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी आ जाती है एम्प्लॉयज़ की, डिसाइड करना उनकी रेम्यूनरेशन कितनी रहेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट्स वगैरह कितने रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि
जैसे ही एक बार एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट किया गया, उसको इंस्ट्रक्ट करना किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि उनको काम करने में प्रॉब्लम ना आए। बाय मोटिवेटिंग देम भी हम कर सकते हैं, उनको सुपरवाइज करना मेन हम कह सकते हैं। तो फंक्शन जो आ जाता है वो है कंट्रोलिंग का, जिसके अंदर रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस रह गया है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन का। अगर टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो काम जो है वो स्मूथली नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को सेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है, इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अलग अलग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन को लिंक कर रही है और यूनिटी ऑफ एक्शंस को लेके आ रही है। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चाहे हम प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, चाहे स्टाफिंग कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, ये हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन की इवन एक टीम में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी बहुत लंबे टाइम तक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन की नीड कब अराइज हो रही है? जब बहुत सारे लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स को लिंक करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। हर किसी बंदे की, हर किसी डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाना, ये किसका काम है? ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर एम्प्लॉयज़ में, अगर डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो काम कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, ताकि वो कोऑर्डिनेशन को अचीव कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए। क्योंकि हर एक लेवल पे, हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव फंक्शन है, क्योंकि हर एक लेवल पे ज़रूरत है इसकी, यूनिवर्सल फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ताकि डिफरेंट लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट ट्राई करती है प्लान्स और पॉलिसी बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़रूरी है। लोअर लेवल को क्यों ज़रूरी है? ताकि उसके वर्कर्स की एक्टिविटीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट हो पाए, वो स्मूथली हो पाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोऑर्डिनेशन इज डिलाइब्रेट फंक्शन। डिलाइब्रेट मतलब बाय डूइंग विलिंगली, कि हर एक मैनेजर को विलिंगली इसको करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट्स में, टीम्स में कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना रहे। किसी सर्विस सेंटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट आया है रिपेयर होने के लिए, लेकिन अब वो इंजीनियर ने उसको देख के साइड पे रख दिया, लेकिन अब जिसने प्राइसेस देनी है, कोटेशंस देनी है, अब उसको पता ही नहीं है वो उसमें क्या फॉल्ट है, तो वो किस तरह से देगा? अब उसको आगे कस्टमर तक पहुँचा दिया है, नहीं पहुँचा दिया, जिसने फॉलो अप करना है उसको नहीं पता, तो किस तरह से काम स्मूथली हो पाएगा? तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की नीड अराइज होती क्यों है? फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग काम भी कर रहे होंगे, हर किसी का अपनी नीड्स है, अपने ऑब्जेक्टिव्स है, उन सभी के एफर्ट्स को इकट्ठे लेके आना, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन।
फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हुए होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हुए होते हैं कि हाँ इस डिपार्टमेंट ने ये काम करना है। एक सर्विस डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शंस होंगे, एक अलग अलग टीम्स बनाई होती हैं, उस टीम में अलग अलग बंदे का काम जो है वो डिवाइड किया होता है। कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। अब हर बंदा जो है वो अपने काम में स्पेशलाइज है, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, वो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेवल पे स्पेशलिस्ट होंगे। लेकिन उन स्पेशलिस्ट को कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके, कॉमन डायरेक्शन में काम हो सके और इन स्पेशलाइज से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके ऑर्गेनाइजेशन को।